वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। जैसे आप सभी को पता है, हम मैराथन सेक्शन चला रहे हैं क्लास 10th के बोर्ड के बच्चों के लिए, और इंग्लिश के हमने बहुत सारे चैप्टर्स अब तक अपलोड कर दिए हैं, हम आगे भी अपलोड कर रहे हैं, और इस वीडियो में हम पोएट्री सेक्शन करने वाले हैं। उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप सभी ये वीडियो देख कहाँ से रहे हैं, किस स्कूल से आप हैं, ठीक है, अपना नाम, अपना स्कूल, या फिर आप किसी और जगह से अगर ये वीडियो देख रहे हैं, किसी और स्टेट से अगर वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर हम कमेंट सेक्शन में बता के मुझे बताइएगा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं पोएट्री सेक्शन के बारे में, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक से है। सभी चैप्टर्स को, सभी पोएम्स को हमने एक ही सीरीज में, एक ही शॉर्ट में इस चैनल के अंदर अपलोड कर दिया है, तो आप उसको जरूर देखिएगा हमारी प्ले लिस्ट में। आगे हम पोएट्री सेक्शन के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो आपको दिखने वाली है वो आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर्स की होगी। तो ड्यू स्टे ट्यून एंड हमारे बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आगे की आप वीडियो देख पाएं। जैसे आप सभी को पता है, हम इंग्लिश का मैराथन सेक्शन चला रहे हैं, ठीक है, और इंग्लिश के मैराथन में अब तक आपने फर्स्ट फ्लाइट के सभी चैप्टर्स हम कर चुके हैं, प्रोज सेक्शन के, और हमने फुटप्रिंट्स के भी सभी चैप्टर्स कर लिए हैं। अब हम फर्स्ट फ्लाइट के जो पोएम सेक्शन है उसको हम करने वाले हैं वन बाय वन। सभी पोएम का मैंने शॉर्ट से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से आपको बना हुआ मिल जाएगा, और टेलीग्राम लिंक पे भी आप वो उसको चेक कर सकते हैं, हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में वो मेंशन होगा। और आप इसके थ्रू चैप्टर को, यानी कि पूरे के पूरे आपकी पोएम जो है वो शॉर्ट में आप समझ पाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज के ऊपर डिस्कशन किया गया है, वो पोएम किसने लिखी है, ठीक है, पोएम में मेनली होता क्या है। पोएम में मेनली होता है उसका पोएट, ठीक है, पोएट ने क्या क्या बात की है, जो पोएम का सेंस है, वो जो बोल रहे हैं वो डायरेक्ट सेंस बन रहा है या फिर इनडायरेक्टली पोएट कुछ और आपसे कहना चाहता है। तो क्वेश्चन जो फ्रेम होकर आता है वो क्वेश्चन इस चीज पे बेस्ड होता है कि आपको पोएट जो है इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मतलब इस पोएम में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, वो इसको किस चीज से कंपेयर कर रहा है, कौन सा उसमें पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, सिमिली है, क्या यूज किया गया है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो चलिए पोएम की तरफ बढ़ते हैं। आपकी पोएम बुक की फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो जो है, जैसे आपको पता चलेगा, स्नो की डस्ट, ठीक है, यानी कि स्नो का हल्का सा थोड़ा सा कोई पोर्शन या फिर टुकड़ा एक तरीके से, या फिर उसकी हल्की सी, जैसे आपने स्नो देखा होगा जैसे मिट्टी का डस्ट होता है, उसी तरीके से स्नो का भी डस्ट होता है, ठीक है। जब आप स्नो को इस तरीके से मलेंगे या फिर ऐसे किसी पे फेंकेंगे तो उसका जो डस्ट है वो इधर उधर जाता है। तो उसके ऊपर इस पोएम के अंदर पूरी बात की गई है। ये उसका मेन हमारा जो डस्ट ऑफ स्नो के जो राइटर है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको अपनी 9th क्लास की बुक में, 10th की बुक में, 11th की बुक में, ठीक है, 12th की बुक में इंग्लिश में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम जरूर मिलेगी, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उन्होंने काफी सारी पोएम्स बच्चों के लिए लिखी हैं, और उनका जो सेंस है वो क्या कहना चाहते हैं इसमें, इस पोएम में हम समझेंगे। अब डस्ट ऑफ स्नो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो हमें बता रहे हैं कि जो ये हेमलॉक, वो एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, ठीक है, जो वो पोएट है वो एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, और वो ट्री है हेमलॉक ट्री, ठीक है। हेमलॉक यानी कि एक पॉइजनस ट्री जो है वहां पे, उसके नीचे वो खड़े हुए हैं, और ऊपर वहां पे एक पेड़ के ऊपर आके बैठता है क्रो, ठीक है, एक कौवा वहां पे पेड़ के ऊपर आके बैठता है, और उसकी वजह से वो, मतलब जो पेड़ है उसके ऊपर स्नो जो इकट्ठा होती है वो हिलती है और वो पोएट के ऊपर गिर जाती है। अब ये दोनों ही चीजें, यानी कि हेमलॉक ट्री जो पॉइजनस ट्री है, ठीक है, और सेकंड चीज जो हम बात कर रहे हैं क्रो, ये दोनों ही नेगेटिविटी को शो कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों को ही नेगेटिव सिंबल माना जाता है। अब वो क्या कहते हैं कि इस वजह से जो वो स्नो पोएट के ऊपर गिरी, ठीक है, उसकी वजह से उसका जो मूड है, यानी कि वो बहुत सैड था, ठीक है, बहुत ग्लूमी था, और उसका मूड एकदम चेंज हो गया, ठीक है। जैसे ही वो स्नो उसके ऊपर गिरी, तो स्नो जो गिरी है उसके ऊपर वो कैसे एक्ट कर रही है, लाइक अ पॉजिटिविटी, ठीक है, पॉजिटिव उसको हम मान सकते हैं कि जैसे वो नेगेटिव था, ठीक है, वो नेगेटिविटी के साथ वहां पे आया था। वो हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनस है, ठीक है, वो भी एक नेगेटिविटी है, और साथ ही साथ में जो हम तीसरी बात जो हम कर रहे हैं, ठीक है, जो क्रो है उसको भी नेगेटिविटी का सिंबल माना गया है। वो तीनों ही चीजें जब नेगेटिव हैं, लेकिन पर खाली एक रे ऑफ होप, ठीक है, लाइक अ डस्ट ऑफ स्नो जो है वो जो पॉजिटिविटी थी उसने उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया, ठीक है, पूरी तरीके से जो उसका थॉट प्रोसेस था वो चेंज हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो वो था, मतलब किस तरीके से एक सिंगल चीज आपका पूरा थॉट, मतलब आपका जो माइंड है वो चेंज कर सकता है। अब जो पोएट है वो उसके डस्ट ऑफ स्नो के गिरने के बाद क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, वो नेगेटिविटी को भूल चुका था, वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा था। अब इस पोएम की जो टोन रखी गई है वो ऑप्टिमिस्टिक टोन है, ठीक है, यानी कि इसमें ना ये नहीं नेगेटिविटी की बात नहीं हो रही है, समाज की बुराइयों की हम बात नहीं कर रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक टोन है, यानी कि सब चीजें जो है वो एक हल्की सी होप भी अगर आपको होगी ना तो वो ठीक हो सकती है, तो ऑप्टिमिस्टिक टोन है, यानी कि चीजें ठीक हो जाएंगी, हम पॉजिटिव रह रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स। अब इसके अंदर सिंबोलिज्म भी यूज किया गया, एलिट्रेशन भी यूज किया गया, और राइमिंग स्कीम भी है। राइमिंग स्कीम जो है इसकी वो एबी की राइमिंग स्कीम आप देख सकते हैं, पोएम की लाइन्स को अगर आप अपने साथ रखेंगे तो आप रीड जरूर करते जाइएगा कि हाँ पोएम में कौन कौन सी लाइन यूज की गई है, उसमें कौन सी राइमिंग स्कीम है।
और कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस, सिंबोलिज्म, यानी कि क्रो जो है उसको सिंबल माना गया है, ठीक है, बहुत स्मॉल और ट्राइवियल थिंग्स, यानी कि छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में होती रहती हैं, ठीक है, उसका सिंबल माना गया है। स्नो जो है वो पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, वो किस तरीके से जो मूड है उसको चेंज कर देते हैं, यानी कि सिंबल की तरह यूज किया गया है स्नो को, और क्रो को भी एक एज अ सिंबल की तरह ही यूज किया गया है। एलिट्रेशन का भी यूज है सेव्ड सम, यानी कि दोनों में ही कॉन्सोनेंट जो है एस वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, जब भी कोई कॉन्सोनेंट रिपीट होता है यानी कि दो वर्ड्स में एक साथ जब वो लिखे जाते हैं पोएम में, तो उसमें हम यूज करते हैं एलिट्रेशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अब पोएम की थीम क्या है। पोएम की थीम जो है आपको पता चल रहा होगा कि वी हैव टू स्टे पॉजिटिव, ठीक है, जो छोटी और अनइंपॉर्टेंट थिंग्स है ना लाइफ में, ठीक है, वो हमारा मतलब हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती। हम जरा सी चीज से भी ना, यानी कि छोटी सी चीज से भी, यानी कि एक आपका जो और थीम बन सकती है वो है होप, ठीक है, होप भी आपकी एक थीम बन सकती है कि अगर आप होप रखेंगे, जो वो स्नो है वो एक तरीके से क्या दे रही है, उसको होप दे रही है कि वो अपना जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, अपनी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव रखे, नेगेटिव ना हो। सो दिस वाज द एंड ऑफ द पोएम। मैं होप करती हूँ कि आपको इस पोएम में समझ आ गया हो कि नेगेटिविटी को हटाने की कोशिश करी है थ्रू द रे ऑफ अ होप, जिसको हम बोल रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पोएम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएम है आपकी फायर एंड आइस, ठीक है। फायर एंड आइस जो है ये भी हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही पोयम है, ठीक है, और इन्होंने फायर एंड आइस में जो कंपेयर किया है, यानी कि वर्ल्ड की एंड की बात कर रहे हैं, यानी कि दुनिया जो है ना वो खत्म होने वाली है, और दुनिया जो है वो किससे खत्म होगी इसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि क्या जो हमारा वर्ल्ड है उसका एंड फायर से होगा या फिर इस वर्ल्ड का एंड आइस से होगा। यानी कि दोनों में जो है वो कंफ्यूजन है, दोनों में एक तरीके की वो है, फायर जो है वो सच में ये नहीं बोल रहा कि आग लग जाएगी पूरे वर्ल्ड में और वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, या फिर आइस जो है वो बर्फ की लहर आएगी और वो सब चीजें खत्म हो जाएगी, इस तरीके के सेंस में वो बात नहीं कर रहे हैं, वो इसको कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज से, ठीक है। उनको कंपेयर किया गया है कि फायर को किस चीज से कंपेयर किया गया है और आइस को किस चीज से कंपेयर किया गया है, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसमें राइमिंग स्कीम जो यूज करी हुई है, मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है, जैसे ए बी है, ABC भी है, BC भी है, ठीक है, इस तरीके की राइमिंग स्कीम आपको हर स्टैंजा में अलग अलग मिल जाएगी। इसके अंदर जो टोन यूज की गई है, ठीक है, इमेजरी यूज की गई है, जिसको हीट और लाइट को मतलब रिलेट किया गया है, ठीक है, और इमोशंस को भी रिलेट किया गया है, सच एज बर्निंग, ठीक है, पेन, कोल्डनेस, इन सब के इमोशंस को भी इन सब चीजों से फायर और आइस से रिलेट किया गया है। अब इसकी शॉर्ट में हम सामने थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि वर्ल्ड जो है वो एंड हो जाएगा आइस से, ठीक है, और कुछ लोगों को लगता है कि ये दोनों ही मतलब कैपेबल हैं पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मतलब कि फायर और आइस दोनों में कैपेबिलिटी रखते हैं कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, फायर इज इक्वेटेड विद डिजायर एंड लस्ट, ठीक है, जो हमारी डिजायर्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी ग्रीड होती है, उन सब चीजों से फायर को रिलेट किया गया, ठीक है, यानी कि हमारे जो अनलिमिटेड, यानी कि जो हमारे अनलिमिटेड डिजायर है, यानी कि हम सब कुछ चाहते हैं, हम चाहते हैं हमें पैसा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ठीक है, सब चीजें मिल जाए, जो इस तरीके की हमारी अनलिमिटेड डिजायर्स है ना, उससे जो वर्ल्ड है ना एक दिन एंड हो जाएगा, ठीक है, वो वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, ये बोल रहे हैं हम फायर के थ्रू। अगर हम बात करते हैं आइस की, ठीक है, आइस को रिलेट किया गया हेट्रेड से, ठीक है, इनडिफरेंस से, यानी कि अगर आपके दिल में जो नफरत है ना, ये जो लोग एक दूसरे से हेट करते हैं, ठीक है, जो ये डिफरेंसेस करते हैं, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है, ये सारे जो डिफरेंसेस कर रहे हैं ना, इसकी वजह से दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। और ये किसको हम बोल रहे हैं, हम आइस को बोल रहे हैं। फायर बोल रहे हैं हम ग्रीड के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, अनलिमिटेड डिजायर्स के लिए यूज कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड हमारी जो इमोशंस है उसके लिए यूज कर रहे हैं। और सेकेंड हम बात कर रहे हैं आइस की, ठीक है, आइस के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारी जो हेट्रेड है, हमारा जो इनडिफरेंस है लोगों के प्रति, ठीक है, जो अनसेक्युलर नेचर है, वो हमें एक दिन हमारे दुनिया को खत्म कर देगा। तो लोगों के बीच में आपस में यही सारी बातें चल रही हैं, ठीक है, यानी कि दो लोगों को मतलब दो चीजों के बीच में हम लड़ाई कर रहे हैं कि इससे होगा या फिर इससे होगा। और लास्ट में जो पोएट है वो ये भी कहता है कि बोथ कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, दोनों ही चीजें डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, दोनों ही चीजें इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं इसकी मतलब हमारे दुनिया को खत्म करने के लिए। अब पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज की गई हैं, जैसे कि मैंने एलिट्रेशन में बताया था, अगर कॉन्सोनेंट जो है वो 2 वर्ड्स में या 3 वर्ड्स में एक साथ रिपीट हो रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट यानी कि जो वॉवल्स को छोड़ के बाकी के जो वर्ड्स होते हैं, जो ये हमारे जैसे H हो गया, ठीक है, B हो गया, ठीक है, ये सारे जो अल्फाबेट्स हैं वो सारे एलिट्रेशन के पार्ट होते हैं, यानी कि उसके अगर वो वर्ड बार बार मतलब अल्फाबेट रिपीट हो रहा है कुछ 1 या 2 वर्ड्स में, तो वो एलिट्रेशन कहलाता है। लेकिन सम से फेवर फायर, ठीक है, F रिपीट हो रहा है, इसमें S रिपीट हो रहा है, सो दैट इज एलिट्रेशन।
इमोशन। सिंबोलिज्म भी यूज किया गया है, फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है डिजायर, ठीक है, फायर के लिए डिजायर मतलब डिजायर जैसी चीजों के लिए फायर को यूज किया गया है, और आइस रिप्रेजेंट कर रही है हेटरेट को, तो ये भी सिंबल है ना, सिंबल की तरह यूज किया है उस चीज को, तो दिस इज सिंबोलिज्म। अब थीम ऑफ द पोएम क्या है, अब ये बता रहे हैं कि ह्यूमन के जो इमोशंस है जैसे कि लस्ट, डिजायर, हेट्रेड, इनटॉलरेंस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है वो डिस्ट्रक्टिव है, ये दुनिया खत्म कर सकती है, ठीक है, ये इतनी ताकत रखती हैं कि ये दुनिया खत्म कर देंगी, तो आप इन चीजों को कंट्रोल में रखिए, ठीक है, अपने मूड को कंट्रोल में रखिए, ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये इतना डिस्ट्रक्शन फैला सकती हैं या इतना डिस्ट्रक्शन ला सकती हैं कि दुनिया खत्म हो जाए। अब इसकी जो राइमिंग स्कीम, हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, इन शॉर्ट हमने पोएम की समरी भी कर ली है और बाकी चीजों को भी डिस्कस कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट हम अपने पोएम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएम है आपकी टाइगर इन द जू, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं कि टाइगर इन द जू में क्या बात की गई है, किस चीज के ऊपर डिस्कशन किया गया है। अब जू में हम कौन से एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो टाइगर है, जो एनिमल है, वो किस तरीके का, मतलब जू में किस तरीके से रहता है, अपने नेचुरल हैबिटाट में किस तरीके से रह सकता है, और उसको वहां पे रह के कितना बुरा फील हो रहा है, या फिर उसकी फीलिंग्स को बताया गया है, रात में जो पेट्रोलिंग होती है उसको दिखाया गया है। तो ये सब चीजें जो है जू में रहने वाले टाइगर की फीलिंग को कंपेयर कर रहे हैं एक नेचुरल हैबिटाट में रहने वाली मतलब टाइगर से, ये दोनों जो हैं वो कितना डिफरेंट होते हैं। अब इसके हम सबसे पहले बढ़ते हैं इसकी थीम की तरफ। जो थीम है इस पोएम की वो कन्वे कर रही है एक मैसेज की जो रियल होम है वाइल्ड एनिमल्स का वो नेचुरल हैबिटाट है, ठीक है, उसको आप ये जेल में बंद करके मत रखिए, जैसे हमारे जू में भी आपने देखा होगा, वो उनका घर थोड़ी है, उनका तो घर आपने छीन लिया उनसे, उनका नेचुरल हैबिटाट तो जंगल है, आपने तो उनको वहां डाल दिया है, जेल के अंदर बंद कर दिया है, और उन्होंने कोई गुनाह थोड़ी किया है जो आपने उनको जेल में बंद किया है। सो उनका नेचुरल हैबिटाट है, हमें उनको वहां रखना चाहिए, उसकी बात हमें करनी चाहिए। तो थीम जो है पोएम की वो यही बताना चाहती है कि उनको नेचुरल हैबिटाट में रखो, ऐसे अलग अलग जगह पे उनको रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो पब्लिक डिस्प्ले के लिए नहीं है। अब टोन जो है इसकी वो सिंपैथेटिक है, किसके प्रति, प्लाइट ऑफ अ केज्ड एनिमल, ठीक है, यानी कि जो उसके पीछे यानी कि प्रिजन के पीछे जो एनिमल है उसके लिए, उनके लिए एक सिंपैथेटिक टोन दी गई है कि हाँ आप उसके प्रति थोड़ा सिंपैथेटिक रहिए, अगर आप ऐसा देखते हैं तो उसको इतना प्रमोट मत कीजिए, इतने इतने की टिकट्स बिकती हैं उनकी कि यहाँ पे टाइगर है तो टाइगर देखेंगे और सारे लोग खड़े हो जाते हैं उसको देखने के लिए, तो उसका आप फीलिंग्स को समझिए कि वो वहां रहना नहीं चाहता है और वो आप सबको खाली बस दिखाने के लिए यानी कि आपके चंद पैसों के लिए हम उसको उसके नेचुरल हैबिटाट से, जंगल से दूर कर रहे हैं। So this was the theme of the मतलब कि जो उसका टोन है और जो थीम है पोएम की वो ये बात कर रही है। अब उसकी पोएम की शॉर्ट समरी जैसे हम बता सकते हैं कि मूव्स अप डाउन इन इट्स केज, यानी कि जो टाइगर है उसको इधर से उधर चलते हुए दिखाया गया है कि वो बिल्कुल दबे पांव यानी कि इधर से उधर चल रहा है, ठीक है, रेज में बट इट्स हेल्पलेस, यानी कि उसको गुस्सा तो आ रहा है बहुत ज्यादा लेकिन वो बहुत ज्यादा मजबूर है, ठीक है, वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो एक मतलब जेल के अंदर बंद है, पीछे बंद है, एंड ही शुड हैव बीन इन द जंगल, ठीक है, वो जंगल में होना चाहिए था यार, वो डियर को पकड़ना चाहिए था उसको, उसका रियल नेचर तो यही है ना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है, बट ही इज इन द केज, ठीक है, वो अपने केज में बैठे बैठे बाहर ऊपर स्टार्स को देख रहा है, ठीक है, और वहां पे क्योंकि उसको और कुछ देखने को नहीं मिल रहा है तो वो स्टार गेज कर रहा है, और वहां पे जो पेट्रोलिंग कार्स आती है नाइट में यानी कि वो उन्हीं का वेट करता रहता है कि काश, वो बस उम्मीद का वेट कर रहा है आसमान को देख के कि ये आसमान मुझे जंगल से भी दिखता था और ये आसमान मुझे यहाँ से भी दिख रहा है, कब मैं उस जंगल में जाके अपने नेचुरल हैबिटाट में जाके अपने घर में जाके ये आसमान देख पाऊंगा। अब पेट्रोलिंग कार्स की जो लाइट्स है वो भी उसकी आंखों में पड़ रही है, ठीक है, वो किस तरीके से उसकी आईज दिख रही है, उनका कलर क्या है आईज का, ये सब चीजें भी डिस्कस इस पोएम के अंदर की गई है। इस पोएम से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि एंड जो टाइगर है उसको नेचुरल हैबिटाट में और इसमें क्या डिफरेंस बताया गया है, किस तरीके से उसका मतलब उसकी लाइफ किस तरीके से अलग है उससे। राइमिंग स्कीम जो उसमें यूज की गई है वो है ABCD की, ठीक है, इसमें भी कोई इस तरीके से सेम वो नहीं आ रहा है, तो ABC वाली जो राइमिंग स्कीम है वो इसके अंदर यूज की गई है। पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से आ रहे हैं इसके अंदर, एक पहले जो पोएटिक डिवाइस आ रही है वो है रिपीटिशन, यानी कि एक वर्ड का बार बार रिपीट होना, जैसे कि इसमें वेलवेट क्वाइट में क्वाइट, ठीक है, क्वाइट रेज में क्वाइट, ब्रिलियंट आइज में ब्रिलियंट, एंड ब्रिलियंट स्टार में ब्रिलियंट, यानी कि ब्रिलियंट ब्रिलियंट 2 बार आया इसके अंदर, तो ये भी रिपीटिशन है, और इसमें क्वाइट क्वाइट बार बार आया तो वो भी एक रिपीटिशन है, रिपीटिशन का पार्ट है। नाउ एसोनेंस इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यानी कि कोई एक वॉवल जो है वो बार बार अगर 1-2 वर्ड्स में रिपीट हो रहा है तो उसको हम एसोनेंस का पार्ट मानते हैं, ठीक है, पोएटिक डिवाइस में। लाइक इसमें आई 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 बार बार आ रहा है तो इसी वजह से इसमें क्या है, एसोनेंस है।
नाउ मेटाफर इसमें यूज किया गया। मेटाफर जो होता है हम किसी चीज को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पर हम उनसे लाइक का यूज नहीं कर रहे हैं। लाइक पैट्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट द टाइगर सोल, ठीक है, उससे कंपेयर किया गया, हैव बीन कंपेयर टू वेलवेट, तो वेलवेट से कंपेयर किया जा रहा है उसके पैरों को, ठीक है। अब ये नहीं बोल रहे कि उसके पैर जो वैसे दिखते हैं, हम बोल रहे हैं कि उसके पैर जो है लाइक वेलवेट ही, मतलब लाइक ना बोल के बोल रहे वेलवेट ही है, ठीक है। पैट्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट द टाइगर सोल, और टाइगर के जो पैरों की सोल है उसको हम वेलवेट कंसीडर कर रहे हैं, जबकि वो वेलवेट नहीं होती। वेलवेट तो एक फैब्रिक होता है, लेकिन पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं और उसको हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, इस वजह से किसका यूज किया गया है, मेटाफर का यूज किया गया है। सो दिस वाज द एंड ऑफ द पोएम, जो लिखी है लेस्ली नॉरिस ने। अपनी पोएट के जो आपके जो जितने भी पोएम्स हैं उसके पोएट के नाम जरूर याद रखिएगा। हो सकता है आपको इसके अंदर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन भी फ्रेम होकर आ जाए, ठीक है, स्टैंजा वाइज, जो स्टैंजा बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड। नेक्स्ट पोएम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएम है आपकी, ठीक है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। अब वाइल्ड एनिमल्स को किस तरीके से हम उससे मतलब बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग एनिमल्स का इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है, कि वो एनिमल जो है उसको कैसे देख के पहचानोगे, इस एनिमल को कैसे देख के पहचानोगे। एक बात हम कर रहे हैं एशियन लॉयन की, ठीक है, एक बात हम कर रहे हैं हाइना की, बंगाल टाइगर की, बियर की, क्रोकोडाइल की, ठीक है, कैमेलियन की, ठीक है, इन सब के एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, लेपर्ड की, ठीक है। तो उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है, उसमें इस पोएम के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया गया कि इस एनिमल को आप कैसे पहचानोगे कि ये एनिमल है। जब आपको कोई ऐसा दिखने वाला एनिमल दिखे तो पहचान जाना वो ये है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की इनकी क्वालिटीज बताई गई है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, जैसे हम बोले कि हाँ उन्होंने कैसे डिस्टिंग्विश किया एनिमल्स को फ्रॉम अनदर, ठीक है, थोड़ा सा मजाकिया तरीका भी यूज किया गया है, ठीक है। और वेरियस एनिमल्स को बताया गया है कि वो कितने मतलब एनिमल्स है ना क्लेवर मैनर, मतलब कि छुपके से बता भी दिया उनके बारे में और क्लियरली बताया भी नहीं। मतलब कि आपको दिख जाए कोई एनिमल बहुत दहाड़ रहा है, ठीक है, और वो खाने के लिए आ रहा है, अगर आपके देखते ही मतलब वो आपको खा जाता है तो वो बंगाल टाइगर है, ठीक है। अगर आपको कोई एनिमल देखते ही आपको हक कर लेता है, ठीक है, और बहुत कस के हक करता है जैसे कि आपकी हड्डियां टूट जाए, तो वो बियर है, ठीक है। अगर आपको देख के कोई एनिमल जो है बड़ा मेरी क्रिसमस वाली स्माइल कर रहा है, ठीक है, जैसे करके हंस रहा है, तो वो हाइना है, ठीक है। हाइना जो है अपने शिकार करने से पहले थोड़ा सा स्माइल करता है, हंसता है, ठीक है। अगर कोई एनिमल आपको देख के एकदम रोने लग जाए, ठीक है, तो वो क्रोकोडाइल है, ठीक है, उसके मगरमच्छ वाले आंसू जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर कोई एनिमल, अगर आपको कोई पेड़ में कोई भी एनिमल नहीं दिख रहा है तो समझ जाना उसमें कैमेलियन है, क्योंकि गिरगिट जो है वो रंग बदलता है और वो उस चीज के हिसाब से रंग बदल चुका होगा यार। तो वो जो है वो इस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं अलग अलग एनिमल्स को। और इसके अंदर जो राइमिंग स्कीम यूज की गई है वो है ABABBCC। द टोन ऑफ द पोएम इज ह्यूमरस, ठीक है, टोन जो है वो ह्यूमरस यूज की गई है, क्योंकि मजाकिया तरीके से बताने हैं कि ऐसा दिखे तो ऐसा है, ऐसा दिखे तो इस तरीके का एनिमल होगा। अब पोएम जो है डील कर रही है अलग अलग वेज, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे हम एशियन लॉयन की बात कर रहे हैं कि अगर कोई दहाड़ रहा है बहुत जोर से तो वो एशियन लॉयन है, ठीक है। बंगाल टाइगर की भी बात की गई है कि अगर वो देखते हैं आपको खा जाए तो वो बंगाल टाइगर है। अगर किसी का कोई स्ट्राइप दिख रही है तो वो बंगाल टाइगर है, ठीक है। लेपर्ड जो है, ठीक है, अगर अगर आपको किसी एनिमल में बहुत ज्यादा ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है वो लेपर्ड है। अब अगर आपको लगा कि कोई आपको बहुत जोर से कोई एनिमल आके हक कर दिया, ठीक है, किसी ने एनिमल ने हक करा है, तो वो बियर है, ठीक है। और भी काफी सारे एनिमल्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं रिसेंटली, ठीक है, वही सारे एनिमल्स जो है इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं और उनकी थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज बताई गई हैं। और आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में किन किन एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है और उनके बारे में क्या क्या बताया गया है। अब इसमें एलिट्रेशन का भी यूज किया गया है, जैसे कि रोमिंग राउंड में, योर यार्ड में, ठीक है, इसमें RR रिपीट हो रहा है, इसमें YY रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के एलिट्रेशन के इसमें यूज किया गया है। अब हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के जो हमारे पोएट हैं वो है कैरोलिन वेल्स, ठीक है। इनका नाम अच्छे से माइंड में आप फिट कर लीजिए कि कैरोलिन वेल्स जो है उन्होंने ही इस पोएम को लिखा है। पोएम काफी सारी हैं, पोएट के नाम थोड़ा याद करने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है, पर थोड़ी थोड़ी सी उसको आप इंडिकेट कर सकते हैं कि अच्छा अगर इसमें ये वर्ड आ रहा है उसमें उसके नाम में ये वर्ड आ रहा है तो हो सकता है आप उसको रिलेट करके लिख पाए। लाइक इसमें वेल्स है, वाइल्ड है, ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेट कर लो कि हाँ ये इसका पोएट ये है। सो दिस वाज द एंड ऑफ द पोएम। चलो नेक्स्ट पोएम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएम है आपकी द बॉल पोएम।
बॉल के बारे में इसमें बात की गई है कि बॉल जो है वो किस तरीके से बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से अजीज उसका एक टॉय है और वो कैसे मतलब उसके हाथ से छूट जाती है और इतनी दूर चली जाती है कि वो उसको दोबारा से पा नहीं सकता। अब इसके अंदर जो बॉल है वो आप इस तरीके से मत समझिए खाली बॉल की बात हो रही है, बॉल को कंपेयर किया गया उसकी मेमोरीज से, उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज से, या फिर कोई एक ऐसी चीजों से जो बहुत ज्यादा उसको प्यारी होती है। अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि बहुत आपको मतलब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, या किसी पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो इंसान आपसे दूर हो जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है, तो आपको बाद में उसकी याद आएगी ना। लेकिन पर इसमें ये बोला गया है कि जरूरी नहीं है कि जो चीज आपसे दूर हो गई है वो आपके पास वापस आ सके, ठीक है, कुछ चीजें वापस नहीं आती है। जैसे कि उसकी बॉल जो है वो गिर जाती है, ठीक है, और वो पानी में चली जाती है हार्बर में, और वहां से उसको वो बॉल कभी वापस नहीं मिलती, चाहे उसको वो पैसे से वापस लाके खरीद के दे दी जाए। यानी कि मनी कांट बाय अ हैप्पीनेस, ठीक है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। इसी वजह से बोला जाता है कि वो बॉल जो उसको प्यारी थी वो सेम बॉल वापस नहीं आ सकती। आप खरीद के नया लाके दे देंगे वो, लेकिन उसके लिए वो वाली चीज दोबारा से वापस नहीं आएगी। लाइक आप कैसे आप किसी का बचपन वापस ला सकते हो? अगर बचपन एक बार चला जाएगा तो आप वापस से बचपन तो नहीं ला सकते ना। तो वही चीजें इसमें बॉल से कंपेयर की गई है। जॉन बेरीमैन जो है वो ये बात कर रहे हैं इसके अंदर, जो पोएम की थीम है आपकी, द पोएट डील्स विद द लॉस ऑफ एंड इट्स एक्सेप्टेंस। यानी कि अगर आपकी कोई चीज खो जाती है या आपसे दूर हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, ये एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ वो दूर हो गई है, तो आप मतलब उसको अपने लाइफ में मतलब उसके हिसाब से चेंजेस ले आइए। नहीं तो आप अगर उसके गम में बैठे रहेंगे, आप उसके दुख में बैठे रहेंगे कि यार मेरे से वो चीज खो गई है या फिर वो चीज मुझसे दूर हो गई, मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगा या जीऊंगी, तो वो चीज लाइफ मतलब इस तरीके से नहीं चलने वाली है। तो इसीलिए वो बोला गया है कि एक्सेप्ट योर लॉस, यानी कि अगर कुछ चला गया है तो एक्सेप्ट इट यार। अब इसकी समरी के बारे में बात करते हैं कि वो डिस्क्राइब कर रहे हैं सॉरो ऑफ अ बॉय, यानी कि छोटे से बच्चे का दुख डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसकी बॉल खो गई है, ठीक है। एंड ये कॉन्सेप्ट जो है ऑफ द लॉस एंड एक्सेप्टेंस, वो इसके थ्रू जो है उस बच्चे की बॉल के थ्रू लॉस और एक्सेप्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक मैन जो है इज फोर्स्ड टू डू द थिंग्स ही डजंट वांट टू डू, यानी कि एक आदमी को ना बहुत सी ऐसी चीजें करने को बोली जाती हैं, ठीक है, जो वो नहीं करना चाहता है, वो गिव अप कर देता है, ठीक है, और वो इन चीजों में गिव अप कर देता है जो उसको बहुत अजीज होती है। डिस्पाइट दिस ही हैज टू गेट अप एंड रिमेन स्ट्रांग एंड कंटिन्यू हिज लाइफ, ठीक है। आपकी बहुत सी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएंगी कि आप उस चीज को खोने के बाद सोचोगे कि यार अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन बट डिस्पाइट द फैक्ट, यानी कि आपकी जिंदगी तो चलती रहेगी ना, इवन दो आपने वो चीज खो दी है या फिर अपनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ से चली गई है, लेकिन फिर भी आपको लाइफ तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी ना। सो यू हैव टू एक्सेप्ट योर लॉस, ठीक है, अपनी जो लॉस है उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए आगे इसकी पोएटिक डिवाइसेस की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी पोएटिक डिवाइस इसमें यूज की गई है? इसमें सिंबोलिज्म यूज किया गया है। बॉल को किससे सिंबलाइज किया गया? सिंबलाइजेस द थिंग्स वी लव, ठीक है, जो चीजों से हमें बहुत ज्यादा प्यार है उसको उसका सिंबल माना गया है। इसमें रिपीटिशन भी हो रहा है, ठीक है, वट में बॉल्स, बॉल्स में डब्ल्यू, इसमें बी ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर एलिट्रेशन का यूज भी किया गया है, बाय जा बाउल बैक, यानी कि इसमें बी रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन में वट बॉल्स, यानी कि वर्ड का बार बार रिपीट होना, तो दैट इज रिपीटिशन। ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, इसमें कोई एज सच मतलब राइमिंग स्कीम नहीं है, तो ब्लैंक वर्ड्स यानी कि कुछ भी राइमिंग स्कीम यूज की गई है। अब द टोन जो मैंने बताया इसमें सोम्बर और स्टोइक है, ठीक है, और द पोएम जो है यूज कर रही है इमेजरी ऑफ अ बॉल टू रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ लॉस एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है, लॉस और एक्सेप्टेंस की बात इसमें बार बार की जा रही है। जो मैं आपको बता रही हूँ उस पूरे पोएम की थीम ही यही है, ठीक है, पूरे पोएम में बात ही की जा रही है, बॉल को कंपेयर किया जा रहा है हमारी लाइफ की चीजों से, यानी कि अपनी जिंदगी की चीजों से, कि अगर वो भी आप खो देते हैं तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, और लाइफ में आगे बढ़िए यार, उस चीज को पकड़ के बैठने का कोई फायदा नहीं है। सो अगर आप किसी का ब्रेकअप हो गया और वो उसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड उसकी लाइफ में चले गए यार, भूल जाओ उनको यार, क्योंकि लाइफ में कुछ जो चीजें चली जाती है वापस नहीं आती। एक्सेप्ट दिस ट्रुथ एंड मूव ऑन। सो आगे पोएम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पोएम की तरफ। नेक्स्ट पोएम जो है वो है आपकी अमेंडा। एमेंडा जो है ना उससे आप काफी रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, बहुत रिलेटेबल सी पोएम है और हर बच्चा जो इसको पढ़ेगा ना तो उसे लगेगा यार जैसे ये मेरे बारे में ही तो बात कर रहे हैं। सो एमेंडा ना इसी तरीके की पोएम है। इसके अंदर जो बच्ची है ना उसको उसकी मदर काफी सारी चीजें बोली जा रही है कि अमेंडा तुम ऐसे क्यों नहीं करती, अमेंडा तुम वैसे क्यों नहीं करती, अमेंडा तुम ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो। जैसे आपके घर में आपको अब आपके माँ बाप बोलते हैं, आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा ऐसे क्यों बैठे हुए हो, झुक के क्यों बैठे हो, पूरा टाइम मोबाइल क्यों चलाते हो, ठीक है, एक खड़े होके खाना क्यों खा रहे हो, खड़े होके पानी क्यों पी रहे हो,
वो अपने शूज क्यों नहीं साफ करते, घर पे टाइम से क्यों नहीं आते। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते रहते हैं। सो दिस बिहेवियर इज कॉल्ड नेगिंग। और अमेंडा के जो पेरेंट है यानी कि अमेंडा की जो मदर है वो भी उसे बहुत सारी चीजें बोल रही हैं और अमेंडा भी ना बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसा होता है ना कि आपके पेरेंट्स बोलते रहते हैं और आप ना अपने ख्यालों में खोए हुए होते हैं, ठीक है, आप अपने ही अलग चीजों में खोए हुए हैं कि अपनी अलग दुनिया आपने बनाई हुई है, उसमें सुकून आपको मिल रहा है। तो इसी तरीके से अमेंडा के साथ भी हो रहा है। अमेंडा के पोयम में आप देखेंगे ना छोटे छोटे उसमें ब्रैकेट्स में जो चीजें लिखी हुई है वो उसका थॉट प्रोसेस दिखाया गया है। जो उसकी मदर बोल रही है वो अलग से लिखा गया है, उसका थॉट प्रोसेस ब्रैकेट में दिखाया गया है। तो वो सारी लाइनें इसके अंदर आएगी। अमेंडा जो है वो रॉबिन क्लीन ने लिखी है। तो इसके अंदर वो बात कर रहे हैं जो राइमिंग स्कीम है आपकी वो यूज करी गई है AA ठीक है, ये राइमिंग स्कीम इसमें यूज की गई है। और इसकी जो टोन है वो एम्यूज यानी कि बार बार वो हैरान होने की पता नहीं क्या कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मरमेड को भी इमेजरी के लिए यूज किया गया, ऑर्फन, ठीक है, और रेपेंजल को यूज किया गया। इसके अंदर वो खुद को इमेजिन कर रही है, ठीक है, वो खुद की इमेज को देख रही है कि काश वो ये होती, काश वो ऑर्फन होती, काश वो मरमेड होती, उसको कुछ दिक्कत ही नहीं होती यार, ठीक है। तो ये सब चीजें उसके अंदर बात की गई है। इसकी थीम क्या है पोएम की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट। यार माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी तो वो हमें ये सब चीजें बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो लाइफ में चीजें फेस करी है उनको लगता है कि ये सब चीजें ठीक है। वो सोचते हैं कि ये सब जो चीजें ठीक है वो हम अपने बच्चों को सिखा दें पहले, जिससे वो लाइफ में आगे प्रॉब्लम फेस ना करें, ठीक है। प्रोवाइड हेल्दी ग्रोइंग एटमॉस्फेयर, ठीक है, उनको एटमॉस्फेयर अच्छा मिल पाए, ठीक है, उनका बच्चा जो है वो बच्चा किसी चीज में देन फील ट्रैप्ड, तो वो बच्चा जो है इस चीज में कभी कभी क्या होता है कि यार ये बार बार बोलते रहते हैं तो उनको फील होने लग जाता है कि पता नहीं क्यों बोलते हैं हमें, ठीक है। तो देयर चिल्ड्रन विदाउट मेकिंग देम, मतलब उनको पकड़ना भी नहीं चाहते हैं कस के और उनको आजादी भी देना चाहते हैं और उनको समझाना भी चाहते हैं, यानी कि पेरेंट्स हमारा अच्छा तो चाहते हैं लेकिन पर वो थोड़ा सा वे थोड़ा अलग हो जाता है उसको समझाने का। अब इसके समरी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कॉन्स्टेंटली उसकी मदर जो है उसको नैग कर रही है, बोले जा रही है चीजों के लिए, ठीक है। नैगिंग बिहेवियर मतलब बार बार किसी चीज के लिए आप किसी को कुछ कोई बोल रहा है। शी फील्स ट्रैप, ठीक है, उसे हमेशा लगता है कि वो ना उसको जैसे जंगल में जैसे जेल में बंदी कर देते हैं उसको वैसा फील हो रहा है कि मेरे को ना घर में बंद करके रखा हुआ है, मुझे पूरा टाइम ना ये बोलते रहते हैं कुछ कुछ। और उसकी इमेजिनेशन जो है ना वो उसका इतना बड़ा स्पेस है, ठीक है, अपना आउटर वर्ल्ड उसने क्रिएट करा हुआ है। वो सोचती काश मैं ऑर्फन होती, ठीक है, मैं अनाथ होती तो मेरे माँ बाप ही ना होते, ना मुझे कोई बोल रहा होता। फिर वो सोचती है काश मैं रेपेंजल होती, मैं किसी ऊंची सी बिल्डिंग में जाके बैठ जाती और मैं अपने बाल कभी नीचे करती ना ही मैं नीचे आती। काश मैं मरमेड होती, आराम से पानी में तैर रही होती, ठीक है, ना पैर होते ना कुछ होते, आराम से पानी में वहां पे रहती और धूप सेकती। तो इस तरीके से उसकी मतलब वो इमेजिनेशन को भी बताया गया है, अपना इनर स्पेस, इनफ स्पेस उसने क्रिएट करा हुआ है। विच मेक्स हर एंग्री, ठीक है, उसको गुस्सा भी आता है, काश मैं वैसी होती तो ज्यादा बेटर रहता है, ये मम्मी की जो झिकझिक है ना ये नहीं सुननी पड़ती। तो शी इवन विशेस टू बी एन ऑर्फन, हर एंगर मेक्स हर मूडी, मतलब कि उसके मूड्स की वजह से उसका जो गुस्सा उससे जो आ रहा है उसकी वजह से वो ये सब इमेजिनेशन कर रही है। अब इसकी पोएटिक डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। इसमें यूज किया गया है एलिट्रेशन, जैसे कि मैंने बताया था कॉन्सोनेंट का बार बार यूज करना, लाइक एस का यूज हो रहा है, ठीक है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, ठीक है, ये ऐसे झुक के बैठना बंद करो, ठीक है, स्लाउचिंग मतलब ऐसे झुके जो बैठ रहे हैं वो बंद करो, ठीक है, स्ट्रेट होके बैठो, एकदम बोलते हैं ना कंधे ऐसे झुके हुए नहीं होने चाहिए, नहीं तो कंधे झुके हुए रह जाएंगे, तो इस तरीके से स्ट्रेट बैठने के लिए उसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो एस का यूज किया गया। मेटाफर का यूज किया गया, जैसे कि एमरल्ड सी, ठीक है, सी के लिए एमरल्ड यूज किया गया। एमरल्ड तो यार स्टोन्स होते हैं बड़े अच्छे वाले प्रीशियस। साइलेंस इज गोल्डन, ठीक है, अगर आप चुप रहोगे या शांत रहोगे तो वो ही एक तरीके से सोने के समान है, ठीक है। फ्रीडम इज स्वीट, यानी कि फ्रीडम यार मतलब ये सब जो है इसको कंपेयर किया गया है लेकिन बिना लाइक को यूज किए हुए डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया। फ्रीडम जो है वो बहुत स्वीट होती है, ठीक है, ये बहुत मीठी होती है। और ऑर्फन, मरमेड, रेपेंजल कन्वे कर रहा है चाइल्ड की लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, यानी कि वो सबसे कंपेयर कर रही है खुद को, काश मैं ये होती, काश मैं ये होती। तो वो डायरेक्ट खुद को मानने लग गई है कि मैं रेपेंजल ही होती, मैं रेपेंजल की लाइफ जी रही होती तो कैसा होता, मैं ऑर्फन की लाइफ जी रही होती तो कैसा होता, और अगर मैं मरमेड होती तो कैसा होता। सो दिस वाज द एंड ऑफ द पोएम एमेंडा। अब नेक्स्ट पोएम की तरफ बढ़ते हैं कि उसमें क्या बात की गई है, उसका पोएट क्या कहना चाहता है। ओके, सो दिस इज योर नेक्स्ट पोएम जिसका नाम है द ट्रीज, ठीक है। ये पोएम थोड़ी ना मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट पोएम्स में से मैं मान सकती हूँ आपकी बुक की, क्योंकि इसमें जो बताया जा रहा है ना वो एग्जैक्टली वो बात कर नहीं रहे हैं। वो कंपैरिजन जो कर रहे हैं वो वुमेन से कर रहे हैं, ठीक है, वो लेडीज की लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं, एक पेड़ को कंपेयर कर रहे हैं, पेड़ की बातें कर रहे हैं और कंपेयर वो वुमेन से कर रहे हैं कि उनको किस तरीके से घर में बंद रखा जाता है। अब वो बाहर निकलना चाहती हैं, वो घर से दूर जाना
बनाना चाहती हैं, ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी फाइंड आउट करना चाहती हैं, तो उनको ट्रीज से कंपेयर किया कि जैसे ट्रीज अपनी ब्रांचेस बढ़ाता है, ठीक है, वो उसकी जड़ें बढ़ाता है, तो इसी तरीके से जो वुमेन है वो भी अपने घर से बाहर स्टेप आउट करना चाहती हैं। तो इस तरीके का कंपैरिजन इस पोएम के अंदर किया गया। बहुत ही डिफिकल्ट कंपैरिजन है ये ट्री को कंपेयर करना इस चीज से। आपने ये ट्री मतलब ट्रीज तरीके की जो पोएम है वो आपने 7th क्लास में भी पढ़ी होगी, लेकिन उसमें जो बात की गई है वो खाली ये बता रहे हैं कि ट्री हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपकी इस क्लास में जो ये ट्रीज पोएम है वो डिफरेंट वे में यूज की गई है, इसको कंपैरिजन ही उसका चेंज कर दिया गया है। इसका जो पोएट है, ठीक है, एड्रियन रिच, इन्होंने काफी अलग तरीके का कंपैरिजन करने की इसमें कोशिश की है। अब इसमें जो है वो पोएम की जो थीम है वो बात कर रही है स्ट्रगल ऑफ अ वुमेन, ठीक है, मेक अ मार्क, यानी कि उसकी स्ट्रगल की बात की गई है कि ये ना आप मान सकते हो कि जिस टाइम पे ये लिखी गई होगी ना, तो उस टाइम पे वुमेन को ना बहुत ज्यादा दबा के रखा जाता था। अभी भी काफी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा कि वुमेन को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती, उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं होती, वो अपने घर में रह सकती हैं, उनको कोई जॉब करने की परमिशन नहीं होती, उनको ये माना जाता है कि वो सिर्फ हाउसवाइफ बन सकती हैं, ठीक है, या फिर घर में रह सकती है, उनको पढ़ने लिखने का कोई राइट नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशन आप अभी भी बहुत सारी जगहों पे देख सकते हैं। तो वही तरीके का इसमें कंपैरिजन किया गया है कि वुमेन वांट टू मेक अ मार्क इन द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब कि वो बाहर निकलना चाहती है, अपना छाप छोड़ना चाहती है, ठीक है, अपना कुछ करना चाहती है। द ट्रीज आर मूविंग आउट ऑफ द हाउसेज, यानी कि जो पेड़ है वो घरों से निकल रहे हैं। जिस तरीके से मैंने बताया ट्री को किससे कंपेयर किया गया, वुमेन से, तो वुमेन को वो बोल रहे हैं कि वुमेन जो है वो घर से निकल रही है, जैसे पेड़ निकल रहे हैं घरों से, सिंबलाइजेस वुमेन फोक मूविंग आउट ऑफ देयर हाउसेस, ठीक है। अब जो वुमेन फोक है यानी कि वुमेन जो है वो घरों से निकल रही है और सोसाइटी में जा रही है, तो ट्री को ही बोला गया। इसमें वुमेन ना यूज करके इन्होंने ट्री का यूज किया है, लेकिन बोल ये वुमेन के बारे में ही रहे हैं। अब इसके अंदर राइमिंग स्कीम जो यूज की गई है, इसके अंदर कोई स्पेशल राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, यानी कि पोएम की मतलब आप स्टेंजा की लाइन में एंड में देखेंगे तो कोई राइमिंग स्कीम आपको एज सच नहीं मिलेगी। जो टोन इसके अंदर आ रही है, इमेजरी जो यूज की गई है, इमेजरी का काफी ज्यादा यूज है, ठीक है, चार्ज विद द एक्शन एंड द टोन इज ऑलमोस्ट बैटल ग्राउंड लाइक, यानी कि आपको लग सकता है कि एक तरीके से ना जंग का आगाज हो गया है, ठीक है, जंग छिड़ गई है और वो वुमेन जो है वो किस चीज की जंग लड़ रही है कि उसको घर से बाहर निकलना है, वो घर में बंद होकर रहना नहीं चाहती है। ट्रीज आर राइजिंग लाइक फॉलन हीरोज, ठीक है, जिस तरीके से एक जो हीरो है ना वो गिर के वापस से उठता है, ठीक है, उस तरीके से ट्रीज को बोला गया है, ठीक है, वो हीरोज बन रहे हैं, यानी कि वुमेन जो है वो हीरो बन रही है। द इमेजरी डेपिक्ट्स नेचर इन द मोशन, ठीक है, वो एक तरीके से नेचर को यानी कि ट्रीज को मोशन में ले आए हैं हम, ठीक है। अब ट्री मूव थोड़ी करते हैं, लेकिन ट्री को हम मूव करा रहे हैं क्योंकि हम उसको वुमेन से कंपेयर करें, क्योंकि वुमेन तो मूव कर सकती है ना, सो उसका इसी वे में यूज किया गया है। अब इसकी समरी जैसे मैंने बताया था कि जो हाउस है वांट्स टू ब्रेक द वॉल्स, यानी कि वो घरों की जो दीवार है उसको तोड़ना चाहती हैं, ठीक है, वो जो ट्रीज बोले गए ट्रीज तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वुमेन से ही कंपेयर कर रहे हैं उसको। मूव टू द फॉरेस्ट, वो जंगलों में जाना चाहते हैं, जंगल को कंपेयर किया गया सोसाइटी से, ठीक है, सोसाइटी में जाना चाहती हैं। द पोएम जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि वुमेन जो है किस तरीके से फ्री होना चाहती हैं अपनी सोशल रेस्ट्रिक्शन से, ठीक है, जो तरीके से उनको घर में बंद रखा जाता है उससे फ्री होना चाहती हैं। और रेस्ट्रिक्शंस मैन मतलब कि जो आदमी है, ठीक है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसको बोला गया है कि जो आदमी है उन्होंने ही उनको दबा के रखा हुआ है, उन्होंने ही उनको बंद करके रखा है घर में, तो उनसे वो फ्री होना चाहती है। दे वांट टू मूव एंड पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी, ठीक है, वो मूव करना चाहती है, वो पार्टिसिपेट करना चाहती है सोसाइटी में। सो दिस वाज द मतलब समरी, आप शॉर्ट में आप इस पोएम को समझ सकते हैं। पोएटिक डिवाइसेस जो यूज की गई है पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है, बिल्कुल हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, एक पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं, ट्री को कंपेयर कर रहे हैं किससे, वुमेन से, जीती जागते लोग हैं। अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग को बिल्कुल लिविंग थिंग से कंपेयर कर रहे हैं, पर्सोनिफाई करते हैं हम उसे, तो ठीक है, तो नो सम बरी इट्स फीट इन द शैडो, ठीक है, जैसे शैडो के मतलब बरी कर रखे हैं उसमें, इस तरीके से यूज किया गया। स्मॉल ट्विक्स ट्विस्ट, ठीक है, एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्प्स, बोर्ड स्टफलिंग, मतलब ये बहुत सारी चीजों में इसका यूज किया गया, पर्सोनिफाई किया गया। ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ठीक है, जिस तरीके से ट्रीज को स्टम्बल करते हुए दिखाया गया, तो ये सब चीजें जो है वो इंसानों वाली क्वालिटीज आपने नॉन लिविंग थिंग में डाल दी है, ठीक है। अब इसमें सिमिली का यूज भी किया गया। सिमिली किस तरीके से यूज किया गया है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ठीक है, जिस तरीके से पेशेंट डिस्चार्ज होता है ना, जैसे कि वो जैसे, अब आपको पता होगा जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत गंदा खाना मिलता है, ठीक है, हॉस्पिटल में, तो जैसे वो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करता है, तो पेशेंट से भी कंपेयर किया गया है। जिस तरीके से पेशेंट डिस्चार्ज होता है ना, उसी तरीके से वुमेन जो है वो वहां से बाहर निकल रही है अपने घरों से, तो उससे कंपेरिजन किया गया और उसमें लाइक का यूज किया गया, इसी वजह से सिमिली है। अब स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, ठीक है, तो अब
आवाज पहुंचाना चाहती है तो इसमें भी लाइक का यूज करा गया और लाइक से कंपैरिजन किया गया, इसी वजह से सिमिली है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, ठीक है, जो चांद है वो भी टूट रहा है, ठीक है, जैसे कि एक मिरर टूटता है, तो वो उसका जो कंपैरिजन किया गया लाइक के थ्रू किया गया, इसी वजह से वो सिमिली है। अगर लाइक का यूज किया जा रहा है तो आपका कौन सा पोएटिक डिवाइस आएगा? सिमिली। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द पोएम। अब नेक्स्ट पोएम की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पोएम है आपकी फॉग, ठीक है। फॉग जो है वो आप सभी को पता होगा, धुंध, ठीक है, धुंध की बात की जाइए कि और आपने जैसे अभी ठंड का टाइम चल रहा है, अभी सर्दियों में आपने कुछ टाइम पहले ही देखा होगा, कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा फॉग था, ठीक है, बहुत ज्यादा धुंध हुआ करती थी। अब जो वो फॉग है वो कैसे आती है, मतलब वो आपको पता नहीं चलेगा कैसे आ गई, एकदम से वो दबे पांव आ जाती है, ठीक है, कोई आवाज थोड़ी करती है, जैसे बारिश जो है वो आवाज के साथ आती है, बादल जो है वो गरजते हैं जब वो आते हैं, लेकिन जो फॉग है वो कोई बिना आवाज करे आती है। और फॉग को कंपेयर किया जा रहा है कैट के साथ, ठीक है, बिल्ली के साथ। जैसे बिल्ली के आपने सुना होगा, उसके भी पैरों की कोई आवाज नहीं आती, ठीक है, वो इतनी शांत और दबे पांव आती है, ऐसा लगता है कि एक मतलब बिना कोई उसके आवाज की वो आपके घर के अंदर आ जाएगी और आप सोचोगे ये एकदम से कैसे आई और मुझे तो कोई आवाज भी सुनाई नहीं दी। सो दिस इज कंपैरिजन, मतलब इसका कंपैरिजन जो किया गया है वो कैट से किया गया है। चलिए इसके आगे इसके थीम की तरफ बढ़ते हैं। फॉग की जो थीम है वो बात कर रही है, द पोएट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन द फॉग एंड अ कैट, ठीक है, कंपैरिजन कर रहा है वो फॉग और कैट के बीच में, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को वो उसके साथ कंपेयर कर रहा है कि मतलब किस तरीके से कैट चलती है और किस तरीके से फॉग भी बिना आवाज किए आती है। इसमें इमेजरी और टोन जो यूज की गई है, कंपेयर्स फॉग विद द कैट, ठीक है, डायरेक्ट इसके अंदर सेम बात आपको हर चीज में पढ़ने को मिल जाएगी। राइमिंग स्कीम जो है इसके अंदर भी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री वर्ड्स में इस पोएम को लिखा गया है, ठीक है। पोएटिक डिवाइस जो इसमें यूज की गई है, मेटाफर यूज किया गया, कंपैरिजन किया गया है कैट और फॉग के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया कंपैरिजन कर रहे हैं, उसमें लाइक का यूज नहीं कर रहे, तो दैट मींस मेटाफर। एंड इसमें एंजैबमेंट, एंजैबमेंट यानी कि जब कोई भी उसमें पंक्चुएशन मार्क नहीं होते ना किसी लाइन में पोएम की, तो उसमें एंजैबमेंट आता है, जैसे कि इसकी इस वाली लाइन में आ रहा है, जैसे अब इसमें लिखा हुआ है कि हाँ सारी ही, लेकिन पर एक दो लाइन में भी आता है तब भी एंजैबमेंट होता है। अगर पूरी ही पोएम में नहीं है तो पूरी पोएम का आप मेंशन कर सकते हो कि इन दिस होल पोएम देयर इज नो एंजॉयमेंट, ठीक है, कोई भी इसमें कॉमा फुल स्टॉप लगाया ही नहीं गया है, मतलब लास्ट में, ठीक है, लाइंस के लास्ट में तो कोई ऐसा नहीं आ रहा है, इस वजह से इसमें एंजॉयमेंट है। समरी जो जैसे मैं बात कर लूं कि फॉग जो है वो अपीयर हो रहा है पोएट को लाइक अ कैट, ठीक है, जैसे कैट आती है दबे पांव, उसी तरीके से हॉन्चेस में, यानी कि अपने पैरों को इस तरीके से रखकर जो आती है हॉन्चेस पे अपने, उस तरीके से ही वो, और मतलब हॉन्चेस में जैसे वो आपने देखा होगा कैट किस तरीके से बैठती है, ठीक है, तो अपने घुटनों को इस तरीके से मोड़ती है, इस तरीके से बैठ जाती है, तो इसी तरीके से जो हमारे फॉग भी है वो भी आके बैठ जाता है। ऑल्सो लाइक अ कैट द फॉग kept मूविंग एंड हार्डली स्टेज इन इट्स प्लेस, यानी कि जैसे कैट जो है वो ना एक जगह पे टिकती नहीं है, वो एक टाइम पर, मतलब जैसे काऊ आपने देखी होगी एक जगह बैठ जाती है तो बैठी ही पड़ी है, तो वो हिल ही नहीं रही है, इस तरीके से कैट नहीं करती। कैट जो है ना बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग एनिमल है, यानी कि एक तरफ यहाँ एक बजे यहाँ, ठीक है, मतलब फटाफट से घूमती रहती है इधर से उधर, आप उसको जैसे पकड़ने जाओगे फटाफट से भाग जाएगी। तो दिस इज कैट, ठीक है, तो कैट का जो नेचर है वो भी कंपेयर किया गया है फॉग के साथ, ठीक है, जब फॉग भी जो है वो एक जगह नहीं टिकता है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉग है, कभी आप देखेंगे दूसरी जगह बहुत ज्यादा फॉग है, तो फॉग भी जो है ना वो मूविंग फॉग होता है। अगर आप कभी किसी ऐसे रोड पे गए हो जहाँ पे मतलब फॉग बहुत ज्यादा होता है, तब आपको पता चलेगा कि फॉग किस तरीके से मूव करता है, ठीक है, जैसे जैसे आप जा रहे हो आपको एक जगह पे फॉग दिख रहा है, आप आगे गए तो आगे नहीं था, ठीक है, तो वो मूव कर रहा है, ठीक है, वो अलग अलग डायरेक्शन में आपको दिखेगा, कहीं कहीं पे बिल्कुल आपको नहीं दिखेगा। सो इट ऑल्सो मूव्स लाइक अ मतलब कैट, ठीक है, कैट की तरह ही उसकी मूवमेंट होती है। चलिए नेक्स्ट पोएम की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पोएम है आपकी द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन। ये काफी ज्यादा ना थोड़ी ह्यूमरस पोएम मुझे लगती है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट पोएम्स में से भी है द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन, क्योंकि इसके अंदर हम ना ड्रैगन के बारे में बात कर रहे हैं, और ड्रैगन तो अब होते नहीं है, लेकिन जो इसमें ड्रैगन दिखाया गया है ना उसको थोड़ा कॉवर्ड किस्म का दिखाया गया है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा भोला सा है एक तो, और उसको ना सबके सब बोलते रहते हैं कि तू बहुत ज्यादा बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता, और इसके अंदर बाकी जो एनिमल्स है ना वो उससे बहुत छोटे। अब ड्रैगन तो यार इतना बड़ा होता है देखने में और उसके मुंह से आग भी निकलती है, लेकिन पर ये सारे जो एनिमल है उसके अंदर डॉग का यूज है, मतलब डॉग है, कैट है, ठीक है, रैट है, और वो ये सब समझ रहे हैं कि ये जो ड्रैगन है ये इनके सामने कुछ भी नहीं है, ये पानी भरता है, ठीक है, इस तरीके से इसमें दिखाया गया है। अब इसके जो हमारे राइटर हैं ऑर्गन गैश, उन्होंने इसमें बहुत अच्छे से कंपैरिजन किया गया है। अब इसके अंदर जो जो मतलब लोग हैं, कैरेक्टर्स हैं, एक बेलिंडा है, इंक है,
जिसको हम कैट, जो इसका नाम है, कैट का नाम है इंक, ठीक है। मस्टर्ड है, ये जो डॉग है इसका नाम मस्टर्ड है। और जो ये हमारा ड्रैगन है इसका नाम कस्टर्ड है। और जो इसका रैट है उसका नाम ब्लिंक है। तो इसमें बेलिंडा जो है वो बताती है कि वो छोटे से एक व्हाइट हाउस में रहती है, ठीक है। और उसके पास एक रेड वैगन है और उसके पास ये सारे एनिमल्स है जिसका नाम उन्होंने बताया है, ठीक है। इंक, ब्लिंक, ठीक है, इंक है, ब्लिंक है, मस्टर्ड है और कस्टर्ड है, ठीक है। तो ये सारे के सारे बताया गया है। बार बार ये बोल रहे हैं कि कस्टर्ड जो है ना वो रो रहा है, ठीक है। पूरा टाइम कस्टर्ड रो रहा है कि प्लीज मुझे एक केज ला के दे दो, मुझे एक सेफ केज चाहिए, नहीं तो मुझे कोई आगे मार देगा। तो इस तरीके से कस्टर्ड है ना वो पूरा टाइम रो रहा है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर समरी में हम बात कर लेते हैं कि जो गर्ल है बेलिंडा, वो एक अपने पेट्स के साथ रहती है, माउस, डॉग, किटन एंड अ ड्रैगन, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी नाम भी बताया। और बेलिंडा जो है उसके पास जो सारे कैप्ट हैं उसके अलावा उसके पास एक ड्रैगन भी है, ठीक है। लेकिन ड्रैगन को पोयम के अंदर तो बिल्कुल ब्रेव नहीं दिखाया गया है। तो ये सारे के सारे ये मानते हैं कि तुम तो इतने ब्रेव नहीं हो लेकिन हम सब बहुत ब्रेव हैं। और वो अपनी ब्रेवरी को ना बहुत ज्यादा कंपेयर भी कर रहे हैं कि हम इतना ब्रेव हैं, इतना ब्रेव हैं। जो बैरल ऑफ जो बियर्स होता है ना, इतने सारे बियर्स भी मिल जाएंगे ना, उससे ज्यादा ब्रेव मैं हूँ। तो इस तरीके से वो अपनी ब्रेवरी को शो कर रहे हैं सारे के सारे पेट्स। लेकिन कस्टर्ड जो है वो फिर भी रोया जा रहा है कि मुझे एक तुम मतलब एक लाके दे दो, मैं उस पिंजरे में रहना चाहता हूँ, केज के लिए रो रहा है। वंस अ पायरेट्स अटैक बेलिंडा, तो इसमें दिखाया गया पोयम में कि एक जो पायरेट है ना वो दोनों हाथों में, एक हाथ में पिस्टल लेके ऐसे लेके दोनों हाथों में, ठीक है, वो मारने के लिए उनके घर में घुस जाता है। लेकिन पर उस टाइम पे जो सारे के सारे एनिमल्स होते हैं ना वो छुप के इधर उधर भाग जाते हैं। बस वहां पे ड्रैगन होता है, जो ड्रैगन जो है ना वो अपने मुंह से आग निकालता है और उसका जो पूरे का पूरे जो बंदा होता है वो राख में कन्वर्ट हो जाता है और उसको पूरा का पूरा खा जाता है वो, ठीक है। वो अपने मुंह खोलता है, उसको पूरा खा जाता है। तो ये सब दिखाया गया है कि वो किस तरीके से उस टाइम पे उसकी ब्रेवरी देखने को आपको मिलती है, ठीक है। वंस अ पायरेट अटैक्स बेलिंडा हाउस एंड द ड्रैगन सरप्राइजेस एवरीवन बाय किलिंग हिम। तो इस तरीके से वो सरप्राइज कर देता है। लेकिन बाकी सब लोग ना फिर भी नहीं मानते, बाकी सब लोग फिर भी कहते हैं कि यार उस टाइम पे मैं बस थोड़ा सा ऐसे हो गया था, उस टाइम पे मुझे ऐसे हो गया था, लेकिन हम ब्रेव तो अभी भी हैं। लेकिन वो अभी भी क्या कर रहा है, जो कस्टर्ड है वो अभी भी रो रहा है। इवन उसको पायरेट को मारने के बाद वो अभी भी रो रहा है कि मुझे एक सेफ केज चाहिए। सो दिस वॉज द समरी। अब इसमें टोन क्या यूज की गई है, इसके अंदर लॉट्स ऑफ एक्शन एंड कमोशन, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्शन इसमें दिखाया गया है कि वो ऐसे आता है वैसे आता है, ठीक है। वो विंडो पार करके आता है, तो उसमें बहुत ज्यादा ये चीजें दिखाई गई हैं। और द टोन इज ह्यूमरस एंड मॉकिंग, ठीक है। पूरा टाइम मजाक बना रहे हैं। कौन मजाक बना रहे हैं? बाकी के जो एनिमल्स हैं वो मजाक बना रहे हैं कस्टर्ड का, ठीक है। अब इसमें राइमिंग स्कीम जो यूज की गई है कुछ स्टैंजा में अलग है, कुछ स्टैंजा में अलग है। तो राइमिंग स्कीम जो 1 से लेके 12 तक की जो लाइन है उसकी है डबल ए डबल बी एंड द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा 13, ठीक है। 13 स्टैंजा की जो है डबल ए डबल बी डबल सी है, ठीक है। सो दिस वाज इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। अब पोएटिक डिवाइसेस इसमें क्या यूज की गई है, ठीक है। माउथ को फायरप्लेस से कंपेयर किया गया, सिमिली है, ठीक है, क्योंकि लाइक का यूज किया गया। बेलिंडा जो है एज ब्रेव एज बैरल, ठीक है। लाइक और एज जो है वो कंपेरिजन के लिए यूज किया गया है, तो वो भी सिमिली है। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, ठीक है। जो नाक मतलब इसकी बताई गई है कि इसकी नाक में से धुआं निकलता है ना, तो चिमनी की तरह इसकी नाक है, ठीक है। तो इंजन की तरह वो अपनी नाक से आवाज निकाल रहा है, तो वो भी एक तरीके से सिमिली है। और क्लैश्ड स्टेल लाइक आयरन्स इन द डंजन, ठीक है। वो अपनी पूंछों को इतनी जोर जोर से ऊपर मारता है जमीन के, जैसे कि मतलब वो आयरन्स जो है इस तरीके से क्लैश करता है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट द वॉर्म, ठीक है। जैसे रॉबिन के ऊपर वॉर्म मतलब जो है उस तरीके से जाता है, इस तरीके से वो मतलब कंपेयर कर रहे हैं उसकी एक्शंस को दूसरे पर्सन से, ठीक है। रॉबिन जो है वो एक राजा को बताया गया, तो उस तरीके से वो इसमें कंपैरिजन करा है कि सिमिली कहाँ कहाँ यूज किया गया। बहुत ज्यादा सिमिली यूज की गई है पूरी पोयम में। रिपीटिशन जो हो रहा है बार बार एक वर्ड का, जैसे सडनली सडनली बार बार आ रहा है, हेल्प हेल्प बार बार आ रहा है। एलिट्रेशन का भी यूज किया गया है, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ, तो एच 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 काफी बार आ रहा है, इसी वजह से इसमें एलिट्रेशन है। अब इसमें बढ़ते हैं थीम ऑफ द पोएम। जो मैंने बताया इसमें बता रहे हैं कि एक्सप्लोर कर रही है ब्रेवरी की थीम एंड राइजिंग टू द नीड ऑफ द ओकेजन, ठीक है। किस तरीके से ओकेजन के हिसाब से वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ओकेजन के हिसाब से जब वो टाइम आता है ना उसको मारने का, ठीक है, अपनी ब्रेवरी दिखाने का, तो वो दिखाता है कि यार मैं बहुत ब्रेव हूँ। सो दिस वाज द एंड ऑफ द पोएम। तो कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन में इसी चीज के बारे में बात की गई है। चलिए अब अपनी नेक्स्ट पोएम की तरफ बढ़ते हैं, वो है फॉर एनी ग्रेगरी। दिस इज द लास्ट पोएम ऑफ योर बुक, ठीक है। फॉर एनी ग्रेगरी जो ये पोएम है उसके अंदर एक लेडी की ब्यूटी को डिफाइन किया गया, ठीक है, कि वो जो लेडी है वो काफी ज्यादा सुंदर है, ठीक है, एनी, और जो वो बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है, उसके बाल जो है वो इस कलर के हैं। और वो जो एक आदमी है, ये दो लोगों के बीच में बातचीत दिखाई गई है कि वो किस तरीके से आपस में बात कर रहे हैं। और वो बता रहा है कि तुम्हें जो है ना कोई भी पर्सन इस चीज के लिए पसंद नहीं करेगा, तुम्हारी इनर ब्यूटी को नहीं देखेगा। कोई भी पर्सन जो है ना तुम्हें पसंद करेगा तो इस वजह से करेगा कि तुम बाहर से कितनी सुंदर दिखती हो, ठीक है, तुम्हारे बाल कैसे हैं। कोई भी तुम्हें तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए देख के कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम बात कैसे करती हो, तुम्हें इस वजह से पसंद नहीं करेगा।
सो इस पोएम की जो थीम है वो ये बता रही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी, ठीक है, लोगों का जो इनर और आउटर ब्यूटी का जो परसेप्शन है वो बता रही है, दो लोगों का अलग अलग परसेप्शन बता रही है ये पोएम। राइमिंग स्कीम इसके अंदर यूज की गई है ए बी सी एंड बी डी बी, और पोएटिक डिवाइसेस जो इसमें यूज की गई है, मेटाफर यूज किया गया है, उसके जो हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स हैं, ठीक है, उसके जो बाल हैं उसको कंपेयर किया गया है, हेयर्स को जो कंपेयर किया गया है वो हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स से कंपेयर किया गया है। एलिट्रेशन इसमें यूज किया गया है, वाई वाई योर येलो हेयर, ठीक है, उस बार बार ये बता रहा है उसको, जो दूसरा पर्सन उससे बात कर रहा है कि तुम्हारे येलो हेयर्स की वजह से तुम्हें कोई पसंद करेगा। तो वो लेडी बोल रही है, एनी जो बोल रही है उसे कि मैं अपने बालों को कलर करवा सकती हूँ ना, मैं उसको जो मर्जी कलर करवाऊं तब भी तो वो मुझसे प्यार करेगा ना, तब तो इंसान मेरे इनर ब्यूटी की वजह से मुझसे प्यार करेगा, मेरे बालों की वजह से प्यार नहीं करेगा। तो वो उसके बालों को बहुत अच्छा बता रहे हैं कि तुम्हारे येलो कलर के जो बाल है ना, इस वजह से तुम्हें कोई पसंद करेगा, इस वजह से पसंद नहीं करेगा कि तुम अंदर से कितनी खूबसूरत हो या फिर इनर ब्यूटी तुम्हारी कितनी है, ठीक है। अब इसमें इमेजरी जो यूज की गई है, द टोन ऑफ द पोएम इज कन्वर्सेशनल, ठीक है, अब इसमें टोन जो यूज की गई है वो बातों की यूज की गई है कि बातचीत कर रहे हैं दो लोग आपस में। समरी हम इसकी बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि दो लोगों की बातचीत है, एक लड़के की और एक लड़की की, वो बात क्या कर रहे हैं, ऑन द परसेप्शन ऑफ ब्यूटी, ठीक है, कि सुंदरता क्या होती है, ब्यूटी क्या होती है। एंड द बॉय बिलीव्स दैट द पीपल आर मोर इम्प्रेस्ड बाय द आउटर ब्यूटी, और जो लड़का है वो क्या बता रहा है, यार आउटर ब्यूटी से तो इंप्रेस होती है ना, अगर आप किसी से पूछो कि आपने उसमें क्या देखा, तो सबसे पहले तो आप आउटर ब्यूटी देखोगे ना एक लड़की की। तो वो जो है एनी जो है उस बात के लिए डिनाई कर रही है कि आउटर ब्यूटी से कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो वो कह रही है कि कोई मेरी आउटर ब्यूटी से इंप्रेस नहीं होगा, लोग मेरी इनर ब्यूटी से इंप्रेस होंगे। एंड द गर्ल बिलीव्स दैट द इनर ब्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, इनर ब्यूटी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एक उस जो इस पोएम में वो आदमी दिखाया गया है वो ये कह रहा है बार बार कि नहीं, इनर ब्यूटी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, आउटर ब्यूटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन कंपैरिजन विद आपकी इनर ब्यूटी से। सो ये जो कंपैरिजन इस पूरी पोएम में किया गया है उससे आपको पता चल रहा होगा कि हाँ आउटर और इनर ब्यूटी का क्या डिफरेंस है और इस पोएम में किस तरीके से कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। ये पोएम जो लिखी है वो विलियम बटलर यीट्स ने लिखी है, ठीक है। इस पोएम के बारे में अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप इसकी लाइंस को देख सकते हैं, उस लाइन से आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा कि पोएट जो है इस पोएम में क्या बात करना चाहता है। पोएम्स को एक बार अपने आई के आगे से जरूर ले जाइएगा, ठीक है, बुक ओपन करके जरूर देखिएगा। आप नहीं देख पाते हैं तो आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, वहां पे पोएम की लाइन्स को एक बार देख लीजिएगा। आपको पोएम की जो शॉर्ट मैंने समरी बताई है ना, वो इसी वजह से बताई है कि आपको पोएम का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मिल जाए, और लास्ट मोमेंट पे आप ये वीडियो जरूर देखिए। जब आप ये लास्ट मोमेंट पे वीडियो देखेंगे तो आपको पोएम का ना हल्का हल्का आइडिया लग जाएगा, और ये छोटी छोटी समरी जो है आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेचर सेक्शन के लिए। अगर आपको इस चैप्टर के, ठीक है, इन पोएम्स के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप पेपर में उसको अटेम्प्ट जरूर कर पाएंगे, ठीक है। समरी जो है वो आपको पूरा आंसर फ्रेम करके तो नहीं देगी, बट हाँ आपको हेल्प करेगी कि हाँ इस पोएम में क्या बात की गई थी, किससे कंपेयर किया गया था, किन किन चीजों की बात हुई थी, तो आप उस आंसर में काफी अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर सीरीज, ठीक है। अभी ये जो हमने वन शॉट में पूरी की पूरी सीरीज करी है, ठीक है, पूरी ये वीडियो जो हमने वन शॉट में बनाई है, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी की सारी पोएम्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। हम फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स कर चुके हैं, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको दिख जाएंगे फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज सेक्शन के सारे चैप्टर, और फुटप्रिंट्स के भी हम सभी चैप्टर्स कर चुके हैं, वो भी आपको वहां जाके मिल जाएंगे। तो जाके देखिएगा जरूर वीडियोस को, और आपको एक शॉट में सारे के सारे चैप्टर्स कराए जा रहे हैं। क्लास 10th क्लास के बच्चों के लिए, सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, आपका पेपर 26 का है, तो आप उससे पहले ये वीडियोस देख के आप सारे चैप्टर्स को इजीली रिवाइज कर सकते हैं। एक एक करके चैप्टर खोलेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो इन्हीं वीडियोस को देखिए, ठीक है, एक ही शॉट में देखिए और सारे चैप्टर्स एक ही बार में रिवाइज कर लीजिए। 40 मार्क्स का सेशन है, बहुत अच्छे से स्कोर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए एग्जाम में, आप बेस्ट देंगे, एग्जामिनर बेस्ट मार्क्स देगा। ऑल द बेस्ट क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।